don't. नमस्कार। चलिए आज चलते हैं एक सफर पर, समय में लगभग 5000 साल पीछे, एक ऐसी दुनिया में जो तब मौजूद थी लेकिन जिसकी प्लानिंग आज के मॉडर्न शहरों को भी टक्कर दे सकती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। ये दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे रहस्यमयी शहरी सभ्यताओं में से एक है। तो आइए आज इसके छिपे हुए राजों से पर्दा उठाते हैं। तो इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले जानेंगे कि ये सभ्यता खोजी कैसे गई और कितनी फैली हुई थी। फिर हम इसके बड़े-बड़े शहरों और वहां मिली चीजों को देखेंगे। वहां के लोगों की जिंदगी कैसी थी, उनका समाज कैसा था, उनकी आस्था क्या थी और वो व्यापार कैसे करते थे। और आखिर में हम उस सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इतनी महान सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं इसकी खोज से। ये एक ऐसी दुनिया थी जो वक्त की धूल के नीचे कहीं खो गई थी। देखते हैं कि कैसे पुरातत्वविदों ने धीरे धीरे एक एक परत हटाकर एक पूरे साम्राज्य को दुनिया के सामने ला खड़ा किया। देखिए, इसकी कहानी 1826 में चार्ल्स मैसन के साथ शुरू होती है। फिर 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का पहला सर्वे किया और फिर एक बड़ी मजेदार घटना हुई। 1856 में जॉन और विलियम बर्टन नाम के दो भाई कराची लाहौर रेलवे लाइन बिछा रहे थे और उन्होंने अनजाने में हड़प्पा की हजारों साल पुरानी ईंटों को उखाड़कर पटरी के नीचे लगा दिया। सोचिए। खैर, 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI बना और फिर वो ऐतिहासिक साल आया 1921 जब दयाराम साहनी ने सर जॉन मार्शल की देखरेख में हड़प्पा की खुदाई शुरू की। और फाइनली 1924 में सर जॉन मार्शल ने पूरी दुनिया के सामने ऑफिशियली सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का ऐलान किया। और जब ये शहर सामने आए तो दुनिया हैरान रह गई। ये इतने बड़े और इतने व्यवस्थित थे कि इतिहासकार पिग्गट ने तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को इस विशाल सभ्यता की जुड़वा राजधानियां तक कह दिया। इससे आप इनके महत्व का अंदाजा लगा सकते हैं। आप जरा इसके फैलाव के बारे में सोचिए। हम किसी छोटे मोटे इलाके की बात नहीं कर रहे हैं। ये उस जमाने की दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता थी जो करीब 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी। इसका आकार लगभग त्रिभुज जैसा था जो आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद तक और पूर्व में आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में सुतका-गैंडोर तक। अच्छा, एक और खास बात, इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्यों? वजह सीधी सी है। ये लोग तांबे और टिन को मिलाकर कांसा यानी ब्रॉन्ज बनाने की एडवांस टेक्नोलॉजी जानते थे और इसी कांसे से वो अपने औजार और हथियार बनाते थे। अब एक सवाल उठता है, ये सभ्यता आखिर कितनी पुरानी थी? देखिए, इस पर इतिहासकारों की राय थोड़ी अलग-अलग है। कार्बन 14 डेटिंग के हिसाब से नई NCERT कहती है कि ये 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच थी। वही पुरानी NCERT इसे 2350 से 1750 ईसा पूर्व का मानती है। और तो और मेसोपोटामिया के सारगोन अभिलेखों से लगता है कि ये और भी पुरानी, करीब 3250 से 2750 ईसा पूर्व की हो सकती है। तो चलिए, अब असली मजा शुरू होता है। हम एक एक करके इन कमाल के शहरों में घूमेंगे और देखेंगे कि जमीन के नीचे से क्या-क्या खजाने मिले हैं जो हमें उनकी जिंदगी की कहानी बताते हैं। शुरुआत करते हैं हड़प्पा से, क्योंकि सबसे पहले यही शहर खोजा गया था। ये पाकिस्तान के साहिवाल जिले में रावी नदी के किनारे है और इसकी खुदाई, जैसा हमने बताया, दयाराम साहनी ने की थी। क्या क्या मिला यहाँ? देखिए, R37 नाम का एक कब्रिस्तान मिला है। 2 लाइनों में बने 12 बड़े-बड़े अन्नागार यानी अनाज स्टोर करने के गोदाम मिले हैं। स्वास्तिक का निशान मिला है और मजदूरों के रहने के लिए घर भी मिले हैं। ये सब बताता है कि एक बहुत ही सुनियोजित शहर था। हड़प्पा के बाद अब चलते हैं उस शहर की तरफ जिसका नाम ही अपने आप में एक रहस्य है, मोहनजोदड़ो। सिंधी भाषा में इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। ये पाकिस्तान के सिंध में सिंधु नदी के किनारे था और इसकी खुदाई की थी राखाल दास बनर्जी ने। और यहां जो मिला उसने तो सबको चौंका दिया। हम बात कर रहे हैं ग्रेट बाथ या विशाल स्नानागार की। जरा कल्पना कीजिए, 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा एक स्विमिंग पूल जैसा स्ट्रक्चर। इसमें उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ से सीढ़ियां थीं और कमाल की बात यह है कि पानी लीक ना हो इसके लिए बिटुमिन की परत लगाई गई थी, मतलब वाटरप्रूफिंग। इसके उत्तर में कपड़े बदलने के लिए 6 कमरे थे, 3 तरफ बरामदे थे और पानी भरने के लिए एक कुआं भी था।
सर जॉन मार्शल ने तो इसे उस वक्त की दुनिया का सबसे आश्चर्यजनक निर्माण कहा था। ऐसा माना जाता है कि इसका इस्तेमाल खास धार्मिक मौकों पर होता होगा। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मोहनजोदड़ो में स्नानागार के अलावा एक बहुत बड़ा अन्न भंडार, एक कॉलेज जैसी इमारत के सबूत, बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा, हाथी दांत और तो और मेसोपोटामिया की मोहरें भी मिली हैं। ये सारी चीजें क्या बताती हैं? यही कि ये एक बहुत ही विकसित, संगठित और व्यापार करने वाला समाज था। अब बात करते हैं कला की। यहां से एक ऐसी चीज मिली है जो आज भी दुनिया भर में मशहूर है। वो है कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति। ये एक नग्न युवती की मूर्ति है जिसके एक हाथ में चूड़ियां हैं और चेहरे पर एक गजब का आत्मविश्वास है। इसके अलावा पत्थर से बने एक दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति भी मिली है जो ध्यान की मुद्रा में है। अब भारत में आते हैं गुजरात। यहाँ एक शहर था लोथल जो भोगवा नदी के किनारे बसा था। ये उस जमाने का एक बहुत बड़ा बिजनेस हब या कहें तो बंदरगाह था। और इसका सबसे बड़ा सबूत, यहाँ दुनिया का सबसे पुराना गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड मिला है। इसके अलावा यहाँ मनके बनाने की फैक्ट्री, चावल के दाने, फारस की गोल मोहरें और घोड़े की मिट्टी की मूर्तियां भी मिली हैं। और हाँ, एक अनोखी बात ये थी कि यहाँ घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे, जो कि बाकी शहरों में ऐसा नहीं था। गुजरात में ही एक और गजब का शहर है धौलावीरा। इसकी सबसे खास बात जानते हैं क्या थी? इसका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। ये शहर किसी नदी के किनारे नहीं था, इसलिए इन लोगों ने पानी बचाने का एक कमाल का सिस्टम बनाया था जिसमें 16 बड़े बड़े तालाब थे। ये शहर बाकी शहरों की तरह 2 नहीं बल्कि 3 हिस्सों में बटा था। यहाँ एक स्टेडियम और एक पॉलिश किया हुआ साइन बोर्ड भी मिला है। अब कुछ और जगहों की बात करते हैं जहां से बड़ी अनोखी चीजें मिली हैं। फटाफट देखते हैं। चन्हूदड़ों से मनके बनाने की फैक्ट्री मिली। सुरकोटड़ा गुजरात से घोड़े की हड्डियां मिली जो एक बड़ी खोज है। हरियाणा के कुनाल से चांदी के 2 मुकुट मिले। दैमाबाद से धातु का एक रथ मिला। रोपड़ में इंसान के साथ कुत्ते को दफनाने के सबूत मिले हैं। और कालीबंगा राजस्थान से एक ऐसी खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद हैं, जो शायद उस जमाने की सर्जरी की तरफ इशारा करती है। शहर तो हमने देख लिए, पर इन शहरों में लोग रहते कैसे थे? उनकी गलियों में जिंदगी कैसी थी? उनका समाज कैसा था? चलिए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। इन लोगों की टाउन प्लानिंग देखकर तो आज के इंजीनियर्स भी हैरान रह जाएं। ये दुनिया की पहली सच्ची शहरी सभ्यता थी। शहर आमतौर पर 2 हिस्सों में बटे होते थे, एक ऊंचा हिस्सा जिसे दुर्ग कहते थे और एक निचला आवासीय इलाका। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी, एकदम ग्रिड पैटर्न में। घरों में आंगन, रसोई, यहाँ तक कि कुएं भी होते थे और उनकी ड्रेनेज व्यवस्था तो कमाल की थी। नालियां ढकी हुई थीं और सफाई के लिए उनमें मैनहोल भी बने थे, और वो भी पक्की ईंटों से जिनका साइज भी फिक्स था, 4:2:1 के अनुपात में। तो समाज कैसा था? ऐसा माना जाता है कि समाज में 4 मुख्य वर्ग थे। सबसे ऊपर पुरोहित, फिर व्यापारी, उसके बाद किसान और आखिर में श्रमिक वर्ग। और एक दिलचस्प बात यह है कि परिवार मात्र सत्तात्मक थे, यानी परिवार का वंश मां के नाम से चलता था और लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। ये लोग अपनी जिंदगी जीते कैसे थे? सबसे पहली बात, ये लोग बड़े शांतिप्रिय थे। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि खुदाई में हथियार बहुत ही कम मिले हैं। पुरुष और महिलाएं दोनों ही गहने पहनते थे और श्रृंगार करते थे। खाने में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का भोजन था। और उनके शौक, शतरंज, जी हाँ, वही शतरंज जो हम आज खेलते हैं, और मुर्गों की लड़ाई भी उनके मनोरंजन का साधन थी। अंतिम संस्कार के भी उनके 3 तरीके थे और वो आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। अच्छा, हमने उनके रहन सहन की बात कर ली। अब जरा उनके धर्म और उनकी इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था पर भी नजर डालते हैं, जिसने इतने बड़े बड़े शहरों को चलाया। वो मानते किसमें थे? पूजा किसकी करते थे? देखिए, ये लोग बहुदेववादी थे, यानी कई देवी देवताओं को मानते थे। एक दिलचस्प बात यह है कि कोई मंदिर नहीं मिला है, लेकिन मातृ देवी की मूर्तियां लगभग हर जगह से मिली हैं। वो प्रकृति की भी पूजा करते थे, जैसे पीपल का पेड़, पानी और जानवर। लिंग और योनि पूजा के भी प्रमाण मिले हैं। वो बलि और जादू टोने में भी यकीन रखते थे। और हाँ, मोहनजोदड़ो से मिली एक मोहर पर पशुपतिनाथ यानी भगवान शिव के शुरुआती रूप का चित्र भी है। तो इतनी बड़ी सभ्यता चलती कैसे थी? इसका आधार था खेती यानी एग्रीकल्चर। उनकी मुख्य फसलें थीं गेहूं, जौ, चना और मटर। लोथल और रंगपुर से चावल के भी सबूत मिले हैं। वो सिंचाई के लिए नहरों का इस्तेमाल भी जानते थे। वो गाय, भैंस, भेड़, बकरी जैसे जानवर भी पालते थे। हाँ, एक बात पर हमेशा बहस होती है, घोड़ा।
ज्यादातर मानते हैं कि वो घोड़े से परिचित नहीं थे, हालांकि कुछ जगहों से इसकी हड्डियां जरूर मिली। खेती के अलावा ये लोग व्यापार में भी बहुत आगे थे। इनका ट्रेड देश के अंदर भी होता था और विदेशों में भी। पैसे या सिक्के तो थे नहीं, तो वो बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करते थे, मतलब एक सामान के बदले दूसरा सामान लेना। वो सोना चांदी इस्तेमाल करते थे, लेकिन लोहे के बारे में नहीं जानते थे। उनका मेसोपोटामिया के साथ बहुत बड़ा व्यापार था, जहां सिंधु घाटी को मेलुहा यानी नाविकों का देश कहा जाता था। यहां से हाथी दांत और कपास जैसी चीजें बाहर भेजी जाती थीं। अब आते हैं इस सभ्यता के सबसे बड़े रहस्य पर, एक ऐसी पहेली जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। वो है इनकी कला, इनकी मोहरें और सबसे जरूरी इनकी लिपि। इनकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, मतलब वो लिखने के लिए चित्रों और निशानों का इस्तेमाल करते थे। और लिखने का तरीका भी बड़ा अनोखा था, जिसे बूस्ट्रोफिडन कहते हैं। यानी पहली लाइन दाएं से बाएं लिखते थे और अगली लाइन बाएं से दाएं। इसमें लगभग 400 अक्षर हैं। लेकिन सबसे बड़ी और दुख की बात यह है कि आज तक इस लिपि को कोई पढ़ नहीं पाया है। लिपि तो हम पढ़ नहीं पाए, लेकिन हमें उनकी मोहरें बहुत मिली हैं। ये मोहरें ज्यादातर चौकोर होती थी और सेलखड़ी नाम के पत्थर से बनती थी। इनका इस्तेमाल शायद व्यापार में एक पहचान या स्टैम्प की तरह होता था। इन मोहरों पर सबसे ज्यादा एक सींग वाले जानवर यानी यूनिकॉर्न का चित्र मिलता है और उसके बाद कुबड़ वाले सांड का। इसके अलावा हमें 3 तरह की मूर्तियां भी मिली हैं, धातु की, पत्थर की और पकी हुई मिट्टी। और अब हम पहुंच गए हैं इस सभ्यता के आखिरी अध्याय पर, इसका पतन। इतनी महान, इतनी विकसित सभ्यता, आखिर इसका अंत कैसे हुआ? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई एक सीधा जवाब आज भी इतिहासकारों के पास नहीं है, लेकिन कई थ्योरीज जरूर हैं। अलग अलग इतिहासकारों ने इसके पतन के लिए अलग अलग वजहें बताई हैं। कुछ लोग, जैसे मॉर्टिमर व्हीलर, कहते हैं कि आर्यों ने आक्रमण किया था, तो वहीं एसआर राव और जॉन मार्शल जैसे विद्वान मानते हैं कि भयानक बाढ़ें आईं जिन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया। कुछ लोग प्रशासनिक ढील को, तो कुछ जलवायु परिवर्तन को वजह मानते हैं, और कुछ का कहना है कि नदियां अपना रास्ता बदल गईं जिससे शहर उजड़ गए। सच शायद यही है कि कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि इन कई कारणों ने मिलकर इस महान सभ्यता को खत्म कर दिया। तो इतनी सारी बातें जानने के बाद भी एक सवाल वहीं का वहीं खड़ा है कि आखिर वो लिखते क्या थे? उनकी कहानियां क्या थी? उनकी भाषा क्या थी? सोचिए, अगर हम कभी उनकी लिपि को पढ़ने में कामयाब हो गए, तो इतिहास के और कितने अनसुने अनकहे राज हमारे सामने खुल जाएंगे।